खबर के तौर पर ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है और 1000 पन्नों की ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। तो जमीन के बदले नौकरी मामले में नया अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है 1000 पेज की। लालू तेजस्वी समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 13 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। राउस एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगी। लैंड फॉर जॉब मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है जो 1000 पन्नों की है और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव समेत 11 को आरोपी बनाया गया है। शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं जानकारी के साथ। शंकर, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो तैयार किया गया और जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं और वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से 11 आरोपियों के खिलाफ जिस तरह से सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया गया है तो उन आरोपियों में इनका नाम भी है। लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव, उनका भी नाम शामिल है। इसके साथ ही जिस तरह से अन्य आरोपियों की अगर बात करें तो उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है कि किस तरह से उनके खिलाफ तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और उससे जुड़े हुए तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया। तो उसके बारे में उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में विस्तार से चर्चा किया गया है और जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसको विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष जो है आज दाखिल किया गया। हालांकि इस मामले पर जो उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने की अगर बात करें तो उस चार्जशीट पर अगली सुनवाई जो होगी वो 13 अगस्त को होगी और 13 अगस्त को ही इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा। और जिस तरह से अगर ईडी की बात करें तो हालांकि ईडी से पहले इस मामले में सीबीआई की एंट्री हुई थी। सीबीआई के द्वारा सबसे पहला केस रजिस्टर किया गया था और जिस तरह से नौकरी के बदले जमीन देने का जो मामला सामने आया था, ये मामला साल 2004 से साल 2020 का मामला 2009 के बीच का मामला है। उस वक्त में लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री होते थे, ये उस वक्त का मामला है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के जबलपुर में के रेलवे में जो पश्चिम मध्य जोन है उसमें ग्रुप डी में जो भर्तियां हुई थी उससे भी जुड़ा हुआ कनेक्शन निकल के सामने आया। तो कई अन्य आरोपी एक बड़ा अपडेट इस वक्त शंकर आप हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा हुआ मामला और ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है 1000 पन्नों की। लालू प्रसाद तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चलिए, चार्जशीट दाखिल होने पर जेडीयू का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। इस पर पार्टी क्या कह सकती है? क्या कहना है, कोई जांच एजेंसी है वो जांच कर रही है, उसको जांच में जो तथ्य आता है वो दे रहा है और ये तो लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें अलग अलग पड़ाव आते ही हैं। इसके न्यायिक प्रक्रिया है, ये अनुसंधान की प्रक्रिया है, इसके संबंध में कोई हम लोग बाहर से क्या कर सकता है? ये कोई भी कुछ अभी नहीं कह सकता और सभी पार्टियों का यह कहना है कि अभी कानून को अपना काम करने दीजिए। इधर पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कुल 36 एजेंडे जिन पर मुहर लग गई। परिवहन विभाग में 102 पदों पर बहाली होगी। 36 एजेंडों पर मुहर लगी है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, और खबर क्या है हम आपको बता रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, कैबिनेट की बैठक खत्म हुई लेकिन जो 36 एजेंडों पर जो मुहर लगी है उसमें प्रमुखता से जो मोटी बातें वो क्या हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है आज जो कैबिनेट ने स्वीकृति दी है वो है बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024। बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 को लागू किए जाने के बाद राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में तथा स्टार्टअप इकाइयां जो है उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और इकाइयों द्वारा जो खरीद की जानी है, स्थानीय औद्योगिक इकाइयों की जो भागीदारी होगी उसमें आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इस प्रकार स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को का उत्तरोत्तर विकास होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है द बिहार परचेज परफॉर्मेंस पॉलिसी जो 2024 है, इसको सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे हैं उसके अंतर्गत जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वहां पर जो टॉय ट्रेन थी वो पिछले कई सालों से बंद पड़ी हुई थी, तो सरकार ने अब उसको चलाने का फैसला लिया है और दानापुर रेल मंडल के सहयोग से उसको चलाया जाएगा। इसके लिए 9 करोड़ के लगभग की राशि स्वीकृति की गई है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विभाग है
वहां पर कई तरह के पद जो है वो सृजित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर 36 एजेंडों पर नजर डाली जाए तो कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जो जन कल्याणकारी हैं, लोक कल्याणकारी हैं, उस पर सरकार ने अपनी सहमति जताई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और जिन 36 एजेंडों की बात की जा रही है उसमें मोटे जो प्रमुख एजेंडे हैं उनके बारे में अभी संजय हमें बता रहे हैं। बांग्लादेश में शांति के बीच केंद्र सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने स्थिति इसके बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को भी जानकारी दी है कि वहां क्या उन तक सरकार के पास क्या जानकारियां हैं। और आपको यह बताएं कि बांग्लादेश के ताजा हालात को देखते हुए पूर्व पीएम शेख हसीना अपना देश छोड़कर भारत पहुंची हैं और इसके बाद वो लंदन जाएंगी। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। 8,000 छात्र की वापसी हो चुकी है, 12 से 13,000 भारतीय फंसे हैं। और बैठक में राहुल ने बांग्लादेश मुद्दे पर सवाल पूछा था और राहुल गांधी ने कहा था कि तख्तापलट के पीछे क्या विदेशी ताकत का हाथ है। तो विदेश मंत्री ने कहा कि एक पाकिस्तानी राजदूत ने प्रोफाइल फोटो बदला, अभी कहना जल्दबाजी होगी। शेख हसीना पर अभी फैसला नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के हालात पर आज सदन में बोलेंगे और राज्यसभा में 2:30 बजे और लोकसभा में 3:30 बजे जानकारी देंगे। तो बांग्लादेश में तख्तापलट और दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। बैठक की बड़ी बातें जो हैं वो एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं। एस जयशंकर ने जो बड़ी बातें जो बताई हैं कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं और विदेश मंत्री ने कहा कि 8,000 छात्रों की वापसी हो गई है, 12 से 13,000 भारतीय भी फंसे हैं, उन्हें भी सकुशल निकालने की तैयारी हो रही है। और इधर शेख हसीना को भारत में रहने देना चाहिए या फिर नहीं, इस सवाल पर मनोज झा ने कहा है, सांसद ने कहा है कि फैसला भारत सरकार लेगी, ये फैसले जल्दबाजी में नहीं होते। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारी सरकार इसमें पूरे हर आयाम को देखते हुए, जिसमें रिश्तों की ऐतिहासिकता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक छद्म लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए और फिर हमारी सरकार निर्णय। तो बांग्लादेश की घटना को लेकर जेडीयू ने चिंता जताई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, अधिवादी ताकतों के संरक्षण में तख्तापलट हुआ है। 1971 में भी बड़ी संख्या में शरणार्थी नॉर्थ ईस्ट और दूसरे इलाकों में आए थे, इससे बड़ी समस्या पैदा हुई। क्या घुसपैठ की घटनाएं कश्मीर की तर्ज पर यहां डिस्टर्ब करने के लिए आयोजित की जाएंगी? ये भारत की सुरक्षा के लिए ये शुभ लक्षण नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो वहां की अतिवादी ताकतें हैं, जिनको धार्मिक संरक्षण भी प्राप्त है, उनके नेतृत्व में ये तख्तापलट हुआ है। सारा आंदोलन जमायत-ए इस्लामी ने चलाया था। कुल मिलाकर के भारतीय सुरक्षा के लिए ये शुभ लक्षण नहीं है और भारत की खुफिया एजेंसी और पश्चिमी बंगाल की सरकार, उनमें तालमेल बढ़ना चाहिए। ममता दीदी को भी अब केंद्र का विरोध छोड़ करके जो अब संभावित खतरा बांग्लादेश से शरणार्थियों का या टेररिस्ट का है, केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके उस पर रोक लगानी चाहिए। तो बांग्लादेश मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक को लेकर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए चिंता स्वाभाविक है। भारत के लोग और सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए। सीमाएं हैं, वहाँ पे सुरक्षा तो बढ़ानी चाहिए। पड़ोसी देश है हमारा और चिंता स्वाभाविक है। भारत के लोगों को और सरकार को चिंता करनी चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के शिक्षमता पास 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग जारी है। पटना के डीआरसीसी सेंटर पर लंबी कतार देखी जा रही है और हर स्तर पर जांच जारी है। अधिकांश शिक्षक चाहते हैं कि सरकार जल्द ही पोस्टिंग कर राज्यकर्मी का दर्जा दे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार।
बिहार के सक्षमता पास टीचर्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लगातार जारी है। धीरे धीरे डीआरसीसी सेंटर पर शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। यानी शुरुआत में अगर बात करेंगे 150 था, उसके बाद संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई। अब 250 की संख्या में रोजाना स्लॉट वाइज जो है शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है। और इस वक्त पटना की तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं। देखिए शिक्षक कितने संतुष्ट हैं पूरे वेरिफिकेशन से। जरा हम बातचीत करते हैं। कहां से आई हैं? मुंगेर से आई जी। पहला चॉइस है जी। कितनी खुशी मिल रही है अब तो, चूंकि ट्रांसफर होगा? जी जी। क्या तो खुश हूँ, पहला चॉइस मुझे मिला है। कितने साल से सर्विस कर रही है आप? 12 साल। 12 साल से। ऐसा नहीं लग रहा है कि 12 साल बाद सरकार आपका एक तरह से टेस्ट लेना चाह रही है? लिटमस टेस्ट सरकार ले रही है? जी सर। पास कर जाएंगी? जी बिल्कुल। एक परीक्षा तो पास कर गई, ये भी पास कर जाएंगे? ये भी पास कर जाएंगे। आगे और परीक्षा होगी तो बिल्कुल पास करेंगे सर। दूसरी परीक्षा है और ऐसा परीक्षा तो देते ही रहना है। गुरुजी हैं, परीक्षा से डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता है। कहाँ चाहती हैं पोस्टिंग हो? बस पटना में थोड़ा कुछ अच्छा जगह मिल जाए जहाँ मेरा चॉइस देने का कारण क्या मानती है? एजुकेशन। शिकायत इस बात से है कि मार्च में हम लोग का एग्जाम हुआ और हुआ कि अप्रैल में पोस्टिंग हो जाएगी, मई में हो जाएगी। आचार संहिता लगी, 4 जून को खत्म हुई, अब तक नहीं हुआ। अभी भरोसा नहीं है कि आज काउंसलिंग हो रही है तो हमारी दूसरे स्कूलों में कब हम जाएंगे। ये विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है? हो सकता है, ये संभावना है कि ये टल सकता है 6 महीने तक। अब जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसको लेकर क्या कहेंगे? अब इसमें तो खुशी और गम दोनों हमको झलक रहा है। पत्नी रह गई सारण में, हम चले हैं पटना, और बच्चे कहाँ रहेंगे हमारे। बहुत बड़ी समस्या हमारे संग हो गई है। अब तो एक जगह करने की बात है। बात करने की तो हो तब ना। शुरू सरकार ठगती आ रही है और क्या जाने और ठगेगी क्या करेगी, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। 12 साल से ठगते आ रहे हैं हम लोग। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि काउंसलिंग तो चल रही है, लेकिन पोस्टिंग कब होगी ये सवाल लगातार शिक्षक पूछ रहे हैं। क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है, कमेटी की रिपोर्ट अब तक सौंपी नहीं गई है और शिक्षा विभाग खामोश है। देखना यह होगा कि काउंसलिंग प्रक्रिया कब तक खत्म होती है और पोस्टिंग कब तक खत्म हो पाती है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर गोपालगंज में प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। कल से शुरू होने वाली परीक्षा 28 अगस्त तक चलेगी और जिले में परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं। पेपर लीक ना हो इसके लिए प्रशासन ने सेंटरों पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। अभ्यर्थियों को 9:30 से 10:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर एंट्री मिल पाएगी। दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षा चलेगी। 2 घंटे तक चलने वाली परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है और सेंटर से जानकारी दे रहे हैं गोविंद कुमार। पुलिस की भर्ती परीक्षा का आयोजन कल से शुरू होना है और गोपालगंज में भी परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं और आज तमाम केंद्रों पर परीक्षार्थी जो है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और लेकिन परीक्षा जो है कल से होना है और कल परीक्षा प्रथम पाली में होगी। परीक्षार्थियों को सुबह के 9:30 बजे से 10:30 बजे तक पहुंचना होगा और ऐसे में परीक्षा को लेकर जो प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां हैं वो तेज हो गई है। गोपालगंज में कुल 9 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें वीएम इंटर कॉलेज, इसके अलावा डीएवी +2 विद्यालय, शाहूजन बालक विद्यालय और शिव प्रताप स्कूल, मुखीराम +2 स्कूल, MM उर्दू +2 स्कूल, SS बालिका +2 स्कूल, तमाम ऐसे जो परीक्षा केंद्र हैं इन्हें केंद्र बनाया गया है। गोपालगंज के डीएम मोहम्मद मकसूद आलम को जिला कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। डीएम का यह कहना है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराई जाएगी। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सीसीटीवी के साथ साथ जैमर लगाने के लिए भी तैयारी चल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। चलिए, परीक्षा अच्छे तरीके से हो इसकी तैयारी कर ली गई है। जहानाबाद से खबर है, डीपीओ कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने ICDS में कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सेविकाओं ने वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीपीओ को मांग पत्र सौंपा है। सेविकाओं ने भारत सरकार के साल 2024-25 में पेश किए गए बजट को लेकर ICDS में हुए 3 करोड़ रुपए की कटौती को लेकर नाराजगी जताई। विरोध प्रदर्शन करते हुए कटौती को वापस करने की मांग की। या विरोध कर रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा करें और जो हम लोग काम करते। और बांग्लादेश के मुद्दे पर बिहार सरकार अलर्ट है। सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, कहना है विजय चौधरी का। विजय चौधरी ने कहा कि सभी चीजों पर सरकार की नजर है। बिहार से बांग्लादेश की सीमा जुड़ी हुई है, घुसपैठ पर भी सरकार की नजर बनी हुई है। नहीं, हमको कोई आशंका इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार पूरी तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्तैद है और ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है। सरकार सीमा पर सजग है।
बारिश के बाद उफान पर नदियां, फिर डराने लगी गंगा नदी। उफनाने लगी बूढ़ी गंगा। सोन और पुनपुन का विकराल रूप। प्रशासन अलर्ट, लोगों से अपील। बाढ़ की आहट से सहमे लोग। बारिश के बाद बाढ़ की आहट। बिहार में जुलाई से अब तक ठनका गिरने से 136 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में मानसून के एक्टिव होने और भारी बारिश के अलर्ट के बाद आपदा विभाग का कंट्रोल रूम पूरी तरह से एक्टिव है और मॉनिटरिंग में जुटा है। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों के लिए अभी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इसमें पटना, बेतिया, वैशाली, किशनगंज, पूर्णिया, सारण, वैशाली में अलर्ट जारी किया गया है। आपदा विभाग में एसडीआरएफ के जवान और अधिकारी ठनका की जानकारी मिलते ही जिलों को अलर्ट की सूचना दे रहे हैं। आपदा विभाग के कंट्रोल रूम से जानकारी दे रहे हैं रजनीश कुमार। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। ऐसे मध्यम से लेकर भारी बारिश को लेकर लगातार